और फिर नेक्स्ट जो वो डिज़ीज़ डिस्क्राइब करता है और उसकी मैनेजमेंट बताता है वो आपकी डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ बेसिकली 2 टाइप्स की है, टाइप 1 यानी इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अगर इसकी हम ब्रीफली पैथोफिजियोलॉजी देख लें तो टाइप 1 में ये होता है कि वो अर्ली एज में स्टार्ट होती है और उसमें बेसिकली इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती है बॉडी की, या आप कह लें कि नहीं होती। अब हमें पता है कि इंसुलिन का जो काम है वो ये है कि जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर एंटर करवाने का उसका बेसिकली काम है। तो जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ग्लूकोज बेसिकली सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, ब्लड के अंदर वो ज़्यादा रहेगा और क्योंकि ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली जब वो किडनी में से पास करेगा तो यूरिन के अंदर भी ज़्यादा जाएगा। तो इसी तरह ग्लाइकोज यूरिया का आपके पास जो है वो सिम्टम आ जाता है। तो उसके अलावा पोलीयूरिया पॉलीडिप्सिया भी उसकी जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका टाइप 1 है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने इंसुलिन देनी होती है, क्योंकि बॉडी पहले ही इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रही है तो आपको इंसुलिन देनी पड़ती है। जबकि जो टाइप 2 आपकी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो इस तरह है कि उसमें बॉडी की इंसुलिन तो प्रोडक्शन होती है लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, यानी इंसुलिन जो है वो नॉर्मली टारगेट सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रही होती। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो यूजुअली एडल्टहुड में स्टार्ट होती है और उसका आप समझ लें कि लाइफस्टाइल पे यानी लाइफस्टाइल आपका जिस तरह का ना तो वो आपकी एग्जैसरबेट करती है, यानी ओबेसिटी अगर आपकी है ना तो फिर उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली जो है ना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाती है, वेट कंट्रोल करना होता है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं हाइपोग्लाइसीमिक्स इन प्लेस ऑफ इंसुलिन, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में यूज़ की जाती है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों से भी आपकी ग्लूकोज जो है वो मेंटेन नहीं हो रही, फिर इंसुलिन भी साथ ऐड कर दी जाती है ताकि अगर जो बॉडी की प्रोडक्शन है वो फॉर एग्जांपल उतनी लेवल पे असर नहीं हो रहा तो मे भी आप इंक्रीज़ कर दें इंसुलिन की प्रोडक्शन तो थोड़ा सा असर उसका स्टार्ट हो जाए। तो इसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ फिर इंसुलिन ऐड की जाती है अगर सीरम ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही तो। इसी तरह अगर मेजर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है वो कीटोएसिडोसिस होती है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप इंसुलिन जिस टाइम पे आपने लेनी थी वो नहीं लगाई तो ये होगा कि क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज तो नहीं मिल रही तो फिर वो अल्टरनेट सोर्स की तरफ जाएंगे एनर्जी के और यूजुअली फैट्स से वो एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होगी और कीटोएसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होगी उसके अंदर आपके पास हाइपर ऑस्मोलर स्टेट होती है, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट होती है, उसमें कीटोएसिडोसिस बेसिकली नहीं होता। तो टाइप 2 में आपकी हाइपर ऑस्मोलर स्टेट का जो है वो कॉम्प्लिकेशन आती है, टाइप 1 के अंदर कीटोएसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशन आती है। और फिर एक और जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये है कि उनके अंदर ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होता। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल की वजह से जो है ना ल्यूकोसाइट्स उनकी आप समझ लें कीमोटैक्सिस और जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है ना तो उसको ओवरकम करना उनके लिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी के लिए मुश्किल होता है। तो इसके हवाले से भी वो कहता है कि आपने एग्रेसिवली जो इन्फेक्शंस होती हैं उनको ट्रीट करना होता है। फिर अगर इसी की समरी देख लें तो जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आपने जब तक उसकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड नहीं है तब तक आपने जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स होगा या सर्जरी होगी वो पोस्टपोन कर देनी है और उसके जो प्राइमरी फिजिशियन है उससे कंसल्टेशन ले लेनी है। अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट रखनी है और लेंथी अपॉइंटमेंट्स अवॉइड करनी है। इसको आप COPD वाले पेशेंट के साथ अगर कंपेयर कर लें तो उसमें आपने इवनिंग या आफ्टरनून अपॉइंटमेंट्स देनी थी, जबकि यहाँ पे आपने अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट देनी है। एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, पल्स और रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर आप बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी उसका चेक करते रहेंगे, वर्बल कांटेक्ट रखेंगे पेशेंट के साथ। और फिर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता है कि अगर तो सर्जरी से पहले आपने उसको खाने पीने से मना करना है या फिर सर्जरी के बाद उसको खाने पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है तो आपने उसको एडवाइस करना है कि जो यूजुअल डोज वो लेता है इंसुलिन की वो स्किप कर दे। क्योंकि अगर
इनटेक फूड इनटेक नहीं होगी और सिर्फ इंसुलिन ली होगी तो वो हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगी। तो अगर तो खाने में प्रॉब्लम है उसको या तो आपने पहले रोकना है या बाद में प्रॉब्लम होनी है, तो जो एक डोज उसने लेनी है रेगुलर वो आप स्किप करवा दें। लेकिन वो साथ ही फिर इस तरह कहता है कि अगर खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपने उसको कहना है रेगुलरली जो नॉर्मल जितना खाना खाता है और जितनी वो इंसुलिन की डोज लेता है वो नॉर्मल वो लेके फिर आए सर्जरी के लिए। और फिर वो कहता है कि जब सर्जरी के बाद आपने पेशेंट को जब एडवाइस देनी है इस वाले से, तो आपने कहना है कि जब तक वो नॉर्मल अपनी रेगुलर जितनी वो पहले खाने पीने की इनटेक उसकी थी उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता, तो तब तक वो जो नॉर्मल आपकी जो इंसुलिन का नॉर्मल वो लेवल लेता था उस तक ना पहुंचे, यानी जितनी फूड इनटेक है उसके हिसाब से इंसुलिन जो है वो लगाए। अगर फूड इनटेक फॉर एग्जांपल उसकी रफली हाफ है तो जितनी डोज वो इंसुलिन की ले रहा है उसको हाफ कर ले। और ये इंसुलिन डोज जो मॉडिफिकेशन होनी है उसके लिए वो जो अपना प्राइमरी फिजिशियन है उससे कंसल्टेशन कर ले। फिर ड्यूरिंग सर्जरी आपने हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस को ऑब्जर्व करना है कि ऐसा ना हो कि वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाए, और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है उसके अंदर प्री ऑप या पोस्ट ऑप तो उसको आपने एग्रेसिवली ट्रीट करना है। हाँ, तो ये टाइप 1 जो डायबिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट थी। जो टाइप 2 है बेसिकली सेम है, सिवाय इसके कि पार्ट 1 वाले में वो इंसुलिन लेता था, इसमें वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ले रहा होगा। टाइप 1 सॉरी इसमें, तो इसमें भी आपने अगर वेल कंट्रोल्ड नहीं है तो उसको डेफर कर देना है, अर्ली अपॉइंटमेंट रखनी है, एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करना है, वर्बल कांटेक्ट रखना है। और फिर वही बात कि अगर वो खा नहीं सकता बिफोर या आफ्टर सर्जरी तो जो उसने नॉर्मल डोज और हाइपोग्लाइसीमिक की लेनी थी वो स्किप कर दे। और अगर वो नॉर्मली खा पी सकता है तो आपने कहना नॉर्मल वो जो भी जिस तरह नॉर्मल नाश्ता वगैरह करता है वो करे, और जो नॉर्मल उसकी डोज है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की वो उसी तरह ले ले। बाकी वही है कि हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस को आपने देखना है और इन्फेक्शन अगर हैं तो उसको एग्रेसिवली ट्रीट करना है। बाकी और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है कि उसमें इंसुलिन थी और इसमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, यानी कोई मेडिसिन ले रहा है वो शुगर कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाती है एड्रीनल इनसफिशेंसी। तो एड्रीनल सफिशिएंसी की एक कॉज तो हमने पहले भी देखी, जो कि आपकी क्रॉनिक स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन या इनटेक की वजह से होती है। यानी जो लॉन्ग टर्म आपका पेशेंट अगर स्टीरॉयड्स ले रहा है तो उसका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो फिर नॉर्मल स्ट्रेस की जो रिस्पॉन्स में अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर पाता। तो इसको बेसिकली कहते हैं सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। यानी इटसेल्फ एड्रीनल ग्लैंड को मसला नहीं है, लेकिन उसकी आप कह लें सेंसिटाइजेशन ऐसी हो गई है कि वो अब अपनी डोज की जो जो प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं कर रहा। जबकि जो प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी होगी वो ऐसी होगी कि डायरेक्टली एड्रीनल ग्लैंड डैमेज हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे एडिसन्स डिजीज़ होती है आपकी, जिसमें आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज हो जाता है, तो वो आपका प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी कहलाएगा, और उसमें आपकी वीकनेस, वेट लॉस, फटीग और हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अगर इसकी मैनेजमेंट देखें तो अगर तो ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जो कि करंटली स्टीरॉयड्स ले रहा है किसी वजह से, तो उसकी मैनेजमेंट ऐसे है कि एक तो आपने एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसकी पल्स और ब्लड प्रेशर आपने मॉनिटर करते रहनी है, अ, और आपने उसको ये बता देना है कि जो नॉर्मल वो डोज लेता है ना स्टीरॉयड्स की, वो बिफोर द डे ऑफ सर्जरी, ऑन द डे ऑफ सर्जरी और आफ्टर द डे ऑफ सर्जरी, यानी 3 दिन वो डोज उसने डबल करके लेनी है, क्योंकि उन 3 दिनों में जो है वो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ना है सर्जरी का, और ऑब्वियसली जो एंडोजेनस प्रोडक्शन है एड्रीनल ग्लैंड से वो इंक्रीज़ नहीं होनी, तो आप उसकी जो नॉर्मल डोज है वही इंक्रीज़ करवा देंगे ताकि जो स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो एक्ट कर सके। फिर वो पेशेंट है जो करंटली तो स्टीरॉयड्स नहीं ले रहा, लेकिन एटलीस्ट 20 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन फॉर मोर देन 2 वीक्स उसने पिछले साल में किसी न किसी टाइम ली हुई है। तो उसमें आप ये करेंगे कि एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, उसकी पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे, और जो डोज उसकी स्टीरॉयड की होगी वो इस तरह आपने मैनेज करनी है कि 60 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन उसने द डे बिफोर सर्जरी और द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी पे लेना है।
ताकि वो जो नॉर्मल उस पर स्ट्रेस पड़ना है सर्जरी का वो बॉडी उसके अगेंस्ट कोप कर सके। फिर जो पोस्ट सर्जिकल डे होंगे फर्स्ट 2, उसमें आपने डोज कम करके 40 mg कर देनी है हाइड्रोकोर्टिसोन की। और जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे होगा उसमें आपने डोज मज़ीद कम करके 20 mg कर देनी है। और सिक्स्थ डे से फिर आपने जो स्टीरॉइड्स दे रहे हैं वो बंद कर देने हैं। तो ये इसकी मैनेजमेंट होगी। जो पेशेंट करंटली स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रहा लेकिन पिछले विदिन 1 ईयर में उसने 20 mg हाइड्रोकोर्टिसोन एटलीस्ट 2 वीक्स से ज़्यादा लिया था, तो उसमें आपने ये करना है कि 60 mg बिफोर डे ऑफ सर्जरी और ऑन द डे ऑफ सर्जरी ले लेना है। फिर पोस्ट सर्जिकल फर्स्ट 2 डेज़ में 40 mg कर देना है और नेक्स्ट 3 डेज़ में उसको 20 mg करके 6 डे से आपने डिसकंटिन्यू कर देना है स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट फिर आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली ये है कि थायराइड ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रही हैं। तो उसमें यह है कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा, जिसकी मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो ग्रेव्स डिजीज़ है। अब उसमें जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे फाइन एंड ब्रिटल हेयर, वो बता रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्सेसिव स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, वेट लॉस वगैरह वगैरह। तो ये सारा तो आपने हिस्ट्री में पूछ लेना है। और फिर वो बताता है कि अगर तो ड्यूरिंग सर्जरी आपका थायरोटॉक्सिक क्राइसिस स्टार्ट होने लगा है तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो आपके रेस्टलेसनेस, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। जबकि जब वो स्टार्ट हो जाता है तो लेटर सिम्टम्स जो होंगे वो हाई फीवर, डायफोरेसिस यानी स्वेटिंग, टैकीकार्डिया और इवेंचुअली कार्डियक डीकम्पनसेशन हो जाएगी, यानी बेसिकली कार्डियक फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो वो डेथ्स की तरफ जा सकता है। तो इसमें आपने सारी हिस्ट्री ले लेनी है उसकी, और जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है उससे पूछ लेना है कि जो भी सर्जरी आपने करनी है वो डिस्क्राइब कर दें उसको, और उससे पूछ लें कि इतनी अपने मतलब एपिनेफ्रिन देनी है और इतनी देर का वो प्रोसीजर होगा तो वो सेफ़ है या नहीं। तो अगर तो वो ओके कर देता है तो आप अपनी जो सर्जरी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट सिंपल है कि जब तक थायराइड ग्लैंड का फंक्शन नॉर्मल नहीं है तब तक आपने रेफ़र कर देनी है। पल्स और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना है, जो साइंस एंड सिम्टम्स उसने बताए हैं वो नोट करते रहने हैं आपने कि शो तो नहीं हो रहे। और एपिनेफ्रिन आपने ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि एपिनेफ्रिन बेसिकली यही सारा कुछ जो है वो ऑगमेंट करवाएगी जो थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर हो रहा होगा। तो फिर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें बेसिकली थायराइड की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल से कम होगी। तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो फटीग है, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, होर्सनेस, हेडेक्स और थ्रेल्जिया वगैरह वगैरह। तो वो कहता है अगर तो माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप बगैर मॉडिफाई किए अपनी जो सर्जरी का तरीका है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आपकी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें उसने 2 तरह की कोएगुलोपैथीज़ बताई हैं। एक आपकी है हेरिडिटरी कोएगुलोपैथीज़, यानी कोई डिज़ीज़ है जो आपको जेनेटिकली मिली है, जो आपकी कोएगुलेशन यानी ब्लड को कोएगुलेशन में प्रॉब्लम करती है। जिस तरह आपकी हीमोफीलिया है जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है तो क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होती, या वॉन विलब्रेंड डिजीज़ है जिसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो एंडोथेलियम के साथ नॉर्मली नहीं लगती, कनेक्ट यानी अटैच नहीं होती, और साथ ही फैक्टर 8 की भी साथ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वन विलब्रेंड फैक्टर जो है वो फैक्टर 8 का कैरियर होता है। और दूसरी वो थेराप्यूटिक एंटीकोएगुलेशन बता रहा है, यानी पेशेंट कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहा है जैसे एस्पिरिन है, एंटीप्लेटलेट्स है, वारफरिन है, हेपरिन है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो है वो कोएगुलेशन नहीं हो पा रही। अब इसके लिए थोड़ा सा जो हमारा नॉर्मल कोएगुलेशन प्रोसेस है ना वो समझ लेते हैं कि जब ब्लीडिंग किसी वेसल से स्टार्ट होती है ना तो वहाँ पे बेसिकली सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और प्लेटलेट्स वहाँ पे पहुँचते हैं और इनिशियल प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। और प्लेटलेट प्लग जो है ना वो बेसिकली वहाँ पे सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। उसके बाद जो है ना वो सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स आते हैं और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जोन सा भी फॉलो होगा तो फाइब्रिन जो है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और उस क्लॉट को स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसमें जो ये समझने वाली और याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो आप लैब टेस्ट्स करवाते हैं ना उसकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अगर तो प्लेटलेट्स में कोई मसला है ना तो इनिशियली प्लेटलेट प्लग ही फॉर्म नहीं होगा
और इसमें जो आपको लैब टेस्ट्स में जो प्रॉब्लम मिलेगी वो ये होगा कि ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया होगा। जबकि अगर इनिशियल प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट्स में कोई मसला नहीं, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया और फैक्टर 8 में प्रॉब्लम है, तो फिर ये होगा कि ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, यानी प्लेटलेट प्लग वहाँ पे बन जाएगा, बाद में फाइब्रिन की इनकॉर्पोरेशन उसमें लेट हो जाएगी। तो प्लेटलेट प्लग क्योंकि बन जाएगा तो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, और उसके लिए फिर आप जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है या पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो देखेंगे, उनमें प्रॉब्लम आई होगी। तो जो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम किया जाता है वो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, और जो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, और जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम को स्टैंडर्डाइज किया गया है लैब्स की डिफरेंस, जो डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं, जो वो डिफरेंट रीएजेंट्स यूज़ करते हैं उसकी बना पे, तो उसको बेसिकली आईएनआर कहा जाता है, ताकि वो डिफरेंट लैब से भी किया जाए तो उसकी वैल्यू सेम आए। तो जिस पेशेंट में ऐसी कोई हिस्ट्री है जेनेटिक या हेरिडिटरी, तो उसमें आपने सबसे पहले ये बेसलाइन टेस्ट करवा लेने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्लेटलेट प्लग बनने में प्रॉब्लम है या किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी है। तो अगर तो प्लेटलेट में डेफिशिएंसी है तो उसमें ये किया जाता है कि उसका प्लेटलेट काउंट फाइंड कर ली जाती है। अगर वो ज़्यादा कम हो तो आप प्लेटलेट्स एडमिनिस्टर कर देते हैं बिफोर सर्जरी, और अगर किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो फिर आप वो फैक्टर की जो है वो इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं, ताकि जो क्लॉटिंग है वो नॉर्मल हो सके। सो प्लेटलेट्स के बारे में वो कहता है कि नॉर्मली प्लेटलेट्स जो है 150,000 से 400 या 450,000 तक होती हैं। तो अगर तो वो कहता है कि 50,000 से ऊपर है आपने जब प्लेटलेट काउंट करवाई है, तो यूजुअली जो है वो ब्लीडिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं होता पोस्ट ऑपरेटिव, और आप उसको क्लॉटिंग के लिए अच्छे से उसको इंस्ट्रक्शंस दे के तो ब्लीडिंग वहाँ पे रोक दें सर्जरी के बाद, तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि अगर 20,000 से कम है प्लेटलेट्स, तो फिर आपने पहले जो है वो प्लेटलेट्स एडमिनिस्टर करनी है, ट्रांसफ्यूज़ करनी है, और उसके बाद आपने जो है वो सर्जरी परफॉर्म करनी है। और साथ ही वो बताता है कि ब्लॉक्स ना दें और इनफिल्ट्रेट्स को प्रेफर करें लोकल एनेस्थीसिया देते हुए, क्योंकि ब्लॉक्स जो है वो मेजर वेसल्स या बड़ी वेसल्स के करीब लगाए जाते हैं। तो अगर वहाँ पे वो नीडल जो है वो आपकी वेसल में पेनिट्रेट कर जाए, तो क्योंकि कोएगुलोपैथी है तो हेमाटोमा बनने का चांस ज़्यादा होता है, जबकि इनफिल्ट्रेट दें तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है। फिर इसकी मैनेजमेंट अगर जो समरी उसने दी है वो देख लें, तो जब तक हेमाटोलॉजिस्ट की कंसल्ट नहीं ले लेते तब तक आपने सर्जरी डेफर कर देनी है। फिर बेसलाइन कोएगुलेशन टेस्ट ले लेने हैं आपने, ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। फिर सर्जरी उस वक्त आपने शेड्यूल करनी है जब जो भी उसने करेक्शन करवानी है, फॉर एग्जांपल कोई फैक्टर जो है वो ट्रांसफ्यूज़ होना है या प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ होने हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आप सर्जरी करें, ताकि नॉर्मल कोएगुलेशन हो सके उसके अंदर। फिर जब आप सर्जरी कर लें तो उसके ऊपर ऐसे मेजर्स करें कि क्लॉटिंग जो है वो उसी वक्त हो जाए या ऑगमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल सूचर्स लगा दें, प्रेशर पैक्स दें, या ऊपर कोई वो जैसे ट्रांसज़मीन होता है तो वो आप उसके ऊपर लगा दें वुंड के ऊपर, या जहाँ पे आपने सर्जरी की है, ताकि वहाँ पे जो क्लॉटिंग है वो प्रमोट हो। फिर ये है कि उसको फर्स्ट 2 आवर्स तक अपने ऑफिस में ही रखें और उसको मॉनिटर करते रहें कि इनिशियल क्लॉट जो है वो बन गया है, और उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है कि क्लॉट डिसलॉज ना हो जाए, और डिसलॉज हो जाए तो फिर क्या करना है। जैसे कि उसने उसको कहना है कि स्ट्रॉ से ना पिए चीज़ें, छींक आए तो ज़रा हल्का, ज़्यादा ज़ोर से ना मारे, और सिगरेट वगैरह ना पिए, इस तरह की चीज़ें। एनसेड्स वगैरह प्रिस्क्राइब ना करें, और हेपेटाइटिस के अगेंस्ट प्रिकॉशंस लें। तो ये सारा है कि कोई हेरिडिटरी कोएगुलोपैथी है तो ऐसे होगा। अब फिर है कि थेराप्यूटिक एंटीकोएगुलेशन है, तो इसमें सिंपल है कि उसने 3 तरह की जो है वो मेडिकेशंस बताई हैं। पहली एस्प्रिन है, दूसरी वारफरिन है, थर्ड हेपरिन है। तो अगर तो लो डोज एस्प्रिन पे है पेशेंट्स, तो वो कहता है कि मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लो डोज एस्प्रिन के ऊपर आप नॉर्मल सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, मेडिसिन रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रीवियस हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल एमआई की या एरिथमियास की, जिसकी वजह से वो ले रहा है, तो फिर आप जो है वो जो उसका फिजिशियन है उससे पूछ लें, और उससे मतलब कंसल्ट कर लें कि ये रोकनी पड़ रही है तो सेफ़ है या नहीं।
तो एटलीस्ट वो कहता है 5 डेज़ पहले आपने रोकनी है, और बाकी सारी जो मेजर्स आपने पहले की हैं कि ताकि जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो अच्छी हो, तो वो आपने करना है। और रीस्टार्ट ड्रग थेरेपी ऑन द डे आफ्टर सर्जरी इफ़ नॉट ब्लीडिंग इज़ प्रेजेंट। तो सर्जरी से 5 दिन पहले अगर एस्पिरिन या कोई प्लेटलेट इनहिबिटिंग ड्रग ले रहा है तो वो आपने रोकना है, और नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब फिर आगे अगर वारफरिन ले रहा है पेशेंट तो फिर क्या करें। वारफरिन बेसिकली जो विटामिन के डिपेंडेंट आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं ना, उनके अगेंस्ट काम करता है। तो इस केस में अगर वो ले रहा है तो आपने आईएनआर ले लेना है। तो जब आप आईएनआर ले रहे हैं और वो लेस देन 3 आ रहा है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं सर्जरी से, मतलब सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपने ये है कि 2 दिन पहले सर्जरी से जो है वारफरिन रोक देनी है, और बेसलाइन जो है वो मतलब अगले दिन से आपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम लेते जाना है, यानी आईएनआर चेक करते जाना है। जिस दिन वो 3.1 से कम हो जाएगा उस दिन आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, और उसी दिन सर्जरी के बाद से ही आप वारफरिन रीस्टार्ट कर सकते हैं। और फाइनली हेपरिन है। हेपरिन जो है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है, और इस वजह से एंटीकोगुलेशन करवाता है। तो अगर ये कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 आवर्स पहले आपने हेपरिन रोकना है पेशेंट अगर ले रहा है तो। लेकिन अगर आपने इमरजेंसी में इसी वक्त से ट्रीट करना है हेपरिन जो ले रहा है पेशेंट, तो फिर आप प्रोटामिन सल्फेट से उसको रिवर्स करेंगे उसके एक्शंस को, और फिर उसी वक्त सर्जरी परफॉर्म करेंगे, और क्लॉट जब बन जाएगा तो फिर आप हेपरिन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब फिर आपके सीजर डिसऑर्डर्स में आ जाता है वो, तो उसकी आपने मुकम्मल हिस्ट्री ले लेनी है कि क्या चीज़ है जो उसको ट्रिगर करती है, और उसकी एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये सारा कुछ, और वो कौन कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है। तो जो भी उसकी कॉज आपने फाइंड की है, मोस्ट कॉमनली जो सीजर की बनती है, वो आपने ड्यूरिंग सर्जरी, बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी अवॉइड करनी है वो चीज़। उसके अलावा यह है कि मेडिसिन की आपने उससे पूछ लेनी है, जिस तरह उसने जो समरी लिखी है उसमें बताया है कि जब तक वेल कंट्रोल नहीं है तब तक आप सर्जरी रेफ़र कर दें। फिर यह है कि एंटी सीजर मेडिकेशंस की आपने सीरम लेवल्स फाइंड कर लेने हैं कि पेशेंट जो है वो, जो भी उसके फिजिशियन ने उसको डोज मतलब रेकमेंड की हुई है वो ले रहा है या नहीं। एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करें, और हाइपोग्लाइसीमिया और फटीग ना होने दें। तो वो कहता है कि अगर तो आपको लगता है कि गुड कंट्रोल आप कर सकते हैं अपने ऑफिस में तो ठीक है, अदरवाइज उसको हॉस्पिटल सेटिंग में किसी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास रेफ़र करते हैं। फिर एथेनॉल मतलब एडिक्ट की बात करता है वो, तो उसमें वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहता है यूजुअली वो आपके जब डेंटल ट्रीटमेंट सीख करनी होती है तो उससे कुछ अर्सा पहले वो अल्कोहल लेना छोड़ देते हैं, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब स्ट्रेस पड़ता है तो उसमें हेपेटिक इंसफिशिएंसी आ जाती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी उसने डिटेल पीछे बताई हुई है कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रॉब्लम हो सकती है जो, तो उसमें आपने ब्लड क्लॉटिंग का ख्याल रखना है। और उसके अलावा जो विथड्रॉल के सिम्टम्स हैं वो माइल्ड एजिटेशन है, हाइपरटेंशन है, और ट्रेमर, सीजर्स, डायफोरेसिस वगैरह वगैरह। और उसके अलावा वो कहता है कि जो अल्कोहल होती है वो आपकी डिफरेंट मेडिकेशन से इंटरेक्ट भी कर सकती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपकी मेट्रोनिडाजोल आ जाती है। उसमें डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है मेडिकेशंस। और लास्टली वो प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। तो प्रेगनेंसी में वो कहता है जो मेन हमारा कंसर्न होता है वो ये है कि जो फीटस डेवलप कर रहा है उसको डैमेज ना हो किसी किस्म का। तो 2 चीज़ें वो ऐसी बताता है जिससे पोटेंशियल होता है कि जो फीटस है उसको डैमेज हो सकता है। तो पहली है कि इमेजिंग यानी एक्सरेज जो आप करते हैं, और दूसरी है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एक्सरेज वगैरह किए जाते हैं उसके लिए ये है कि या तो डिजिटली कर लिए जाएं, या फिर वो एप्रन एक होता है लेड एप्रन, वो पेशेंट पहन ले तो फिर करी। तो ये दो जो हैं इमेजिंग के अगेंस्ट आपकी प्रिकॉशंस आ जाएंगी। और दूसरा है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मेडिकेशंस वो सेफ़ हैं बताता है, उनमें लाइडोकेन आ जाती है, प्रोपिवाकेन है, एसिटामिनोफिन है यानी पैनाडोल हो गई, कोडीन, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता चला कि हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। पेन किलर्स में हमने पैनाडोल या एसिटामिनोफिन यूज़ करनी है,
और एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन्स यूज़ कर सकते हैं। तो एनसेड्स जो हैं बेसिकली वो आपने हर हाल में अवॉइड करने हैं, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अवॉइड करने हैं। वो डक्टस आर्टरियोसिस को अर्ली जो है वो क्लोज़ करवा देते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर करवा देते हैं उसका। तो ये जो थी मेडिकेशंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसके लिए उसने टेबल भी दिया हुआ है एक। और इसकी जो समरी हो जाएगी वो ऐसे है कि अगर तो पॉसिबल है तो आप आफ्टर डिलीवरी ही अपनी जो सर्जरी है वो परफॉर्म करें। तो पहले उसको बस मैनेज करते रहें पेन को, और ड्रेसिंग्स वगैरह कर दें। जो भी आप फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन होनी है तो आप उसकी ड्रेसिंग कर दें, या रूट कनाल होनी है तो ड्रेसिंग कर दें। फिर आप उसके ऑब्स्टेट्रिशियन से जो है वो कंसल्ट ले लें कि डिले की जा सकती हैं या नहीं। रेडियोग्राफ्स अगर बहुत ज़रूरी हों फिर ही किए जाएँ, और लेड एप्रन शील्डिंग के साथ किए जाएँ। ड्रग्स जो टेराटोजेनिक है वो ना यूज़ किए जाएँ। लोकल एनेस्थीसिया तभी यूज़ किया जाए जब बिल्कुल ज़रूरी हो। 50% ऑक्सीजन यूज़ करें अगर नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन यूज़ कर रहे हैं। सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा देर ना रखें पेशेंट को, और रेस्ट रूम्स में उसको मतलब जब ज़रूरत पड़े तो अलाउ करें ट्रिप को। और फाइनली वो पोस्टमार्टम पेशेंट के बारे में बताता है कि जो यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं, तो उनमें भी ऐसी ड्रग्स अवॉइड करनी है जो कि मिल्क के थ्रू चाइल्ड में जाके तो वहाँ पे प्रॉब्लम करें। तो जिनमें प्रॉब्लम नहीं है और जो प्रॉब्लम करती हैं वो दोनों की लिस्ट उसने दी हुई है। तो इसमें भी अगर आप देख लें तो एसिटामिनोफेन जो है वो आपकी पेन किलर हो जाएगी, सेफ्लेक्सिन जो है आपकी सेफ्लोस्पोरिन हो गई, वो आपकी एंटीबायोटिक हो गई। और इस तरह एम्पिसिलिन, एस्पिरिन वगैरह वगैरह ये सारी आपने अवॉइड करनी है। तो ये बेसिकली चैप्टर कंप्लीट हो गया।